नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज जिस मसले पे मैं बात करने वाला हूं वो बड़ा चर्चा में है। बात नीति आयोग के पुनर्गठन की है। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। सहयोगी दलों को इस बार जगह दी गई है। ये बड़ा बदलाव हुआ है, तो आखिर ऐसा बदलाव क्यों हुआ? क्या सरकार के नजरिए में क्या बदलाव आ गया? क्या ऐसी वजह रही? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीति आयोग होता क्या है और ये काम क्या करता है। दरअसल ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग आप लोग परिचित हैं, लेकिन नीति आयोग का काम असल में क्या होता है ये बहुत मायने रखता है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है उसका उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। ये नीति कोई नाम नहीं है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त नाम है। और ये जो है भारत सरकार को एडवाइज करता है। बहुत बड़ा थिंक टैंक है। ये सबसे बड़ा थिंक टैंक है भारत सरकार का। ये सरकार के लिए हर क्षेत्र का विजन बनाता है, रणनीति बनाता है और फिर कार्य योजना बनाता है कि किस तरीके से किसी काम को किया जाना चाहिए। और भारत हर फील्ड में तरक्की करे, इसी यही लक्ष्य होता है कि किस तरीके से भारत के हर डिपार्टमेंट में तरक्की हो, जिससे कि देश तरक्की करे। तो ये इसका काम होता है नीति आयोग का। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इस बार जो हुआ है बदलाव, पुनर्गठन हुआ है, उसमें क्या कुछ नया है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों को भी जगह दी गई है। बड़ी सम्मानजनक जगह दी गई है। किसे जगह मिली आगे हम बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं जिनके कंधों पर नीति आयोग चलेगा, दरअसल वो अर्थशास्त्री कौन है, वो कौन सदस्य हैं जो नीति आयोग को आगे ले जाएंगे। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दरअसल अध्यक्ष पदेन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सारा जो काम धाम है वो उपाध्यक्ष के ही गाइडेंस में चलता है। तो सुमन के बेरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होने वाले हैं। ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़े अर्थशास्त्री हैं और 28 सालों तक विश्व बैंक में काम कर चुके हैं, वहां अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों में उनकी बड़ी संस्थाओं में वो काम कर चुके हैं। भारत के साथ भी रिजर्व बैंक के साथ एसोसिएशन रहा है और तमाम जगहों पर एसोसिएशन पहले से भी रहा है। तो सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग का। इसके अलावा अरविंद वीरमानी को सदस्य बनाया गया है। अरविंद वीरमानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं। RBI में भी काम कर चुके हैं। प्लानिंग कमीशन में भी काम कर चुके हैं पहले ये। और भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। यानी जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर होता है सरकार का, वो ये रह चुके हैं। तो बड़ा नाम है। इसके अलावा डॉक्टर VK सारस्वत, इन्हें सदस्य बनाया गया है। ये रक्षा वैज्ञानिक है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक रहे हैं। बाद में उसके महाप्रबंधक भी बने ये, और रिटायरमेंट हो चुका है इनका। रक्षा मंत्रालय में ये वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। तो यही भी एक बड़ा नाम है। इसके अलावा प्रोफेसर रमेश चंद बनाए गए हैं सदस्य। ये कृषि अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम जुड़े जुड़ा है इस डॉक्टर VK पॉल का। ये भी सदस्य बनाए गए हैं और ये डॉक्टर हैं पेशे से। एम्स के बड़े डॉक्टर रहे हैं। आयुष्मान भारत और पोषण जैसी स्कीम आप देखते हैं, ये इन्हीं के दिमाग की उपज है। यही करता धरता है इस स्कीम के। कितनी सफल है ये आप लोग डिसाइड कीजिए, लेकिन करता धरता डॉक्टर VK पॉल ही है और इन्हें ही सदस्य बनाया गया है।
अब नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी के मंत्री तो शामिल होना ही होना है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को जगह मिली है। ये एक बड़ा बदलाव है, बड़ी वजह है। क्या वजह है आगे बात करेंगे। लेकिन इसके जो पदेन सदस्य बनाए गए हैं उनकी बात करें अगर, तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह को लिया गया है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिया गया है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है। ये बड़े नाम हैं जिनको इस बार पदेन सदस्य बनाया गया है। यानी जो भी इस पद पर होगा वो नीति आयोग का सदस्य अपने आप रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं उसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी। जी हाँ, एच डी कुमार स्वामी सहयोगी दल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। उन्हें भी इस बार विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। ये बड़ा बदलाव है। इसके अलावा और तमाम जो मैं नाम पढ़ने जा रहा हूँ वो सदस्य सहयोगी दल ही हैं। जैसे एमएसएमई के मंत्री जीतन राम मांझी साहब हैं, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू हैं, टीडीपी के हैं ये, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम हैं, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, ये झारखंड से आती हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं, और राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को भी विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार की मानसिकता में ये बदलाव आया कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी शामिल किया जाए, उन्हें शामिल किया जाए कामकाज में। उनका उनकी भी जो एक्सपर्टीज है, उनकी भी जो राय है उसको भी तवज्जो दिया जाए। तो इस बार ये बड़ा बदलाव हुआ है। और जो पहली बार पहले जो होता था वो क्या था कि जो पदेन सदस्य भी होते थे वो भी ज्यादा नहीं होते थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे पदेन सदस्य। इस बार शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन सबको पदेन सदस्य बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव है। अब जब ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा जगह से इनपुट आता है और ज्यादा जगहों के बारे में बातचीत होती है तो एक अच्छा रहता है, नजरिया सबका आना चाहिए। और इसी तरीके से विशेष आमंत्रित सदस्यों में पिछली बार पीयूष गोयल को बनाया गया था और अश्विनी वैष्णव को बनाया गया था। सहयोगी दल से कोई नहीं था। लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है और उनकी जगह तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को जगह दी गई है। तो ये मोदी 3.0 में जो सहयोगी दलों को जो महत्व दिया गया है, जो भागीदार बनाया गया है, वो बड़ा बदलाव है। अब क्यों बनाया गया भागीदार, ये ओपन सीक्रेट है। जिस तरीके से बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना, बड़ी हार इसलिए कि 300 के ऊपर सीटें थी बीजेपी की और वो आ गई 240। तो बड़ी हार इसीलिए है, सरकार में है वो लेकिन सीटें कम हुई और इसकी वजह से सहयोगी दलों का प्रभाव बढ़ गया, सहयोगी दलों का इम्पोर्टेंस सरकार के लिए बढ़ गया और इसीलिए सहयोगी दलों को हर जगह शामिल किया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है, उनको बड़े पोर्टफोलियो भी दिए गए। इसके अलावा तमाम इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो भारत का भाग्य लिखती हैं, जो भारत के लिए जो देश के तमाम संसाधन हैं उनके लिए प्लानिंग करती हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, कहाँ सुधार की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा सुधार की जरूरत है, किस तरीके का विजन बनाया जाए, क्या कार्य रणनीति बनाई जाए, वो सारी चीजें ये डिसाइड करती है संस्था। ये बहुत बड़ी संस्था है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उसे नीति आयोग कह दिया गया। प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी पहले और 5-5 साल के लिए काम निर्धारित करती थी कि इस 5 साल में हमें इस क्षेत्र में काम करना है, उसे डेवलप करना है,
तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, प्लानिंग कमीशन होता था। लेकिन अब नीति आयोग है, काम कमोबेश वही है, स्ट्रेटजी बदली है, दिशा बदली है, उसके लिए कुछ अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, इसलिए तमाम और बदलाव किए गए हैं। तो लक्ष्य लेकिन वही है कि देश का विकास हो। लेकिन अब मोदी 3.0 में सहयोगी दलों का भी विश्वास हासिल किया जा रहा है, सहयोगी दलों की भी राय ली जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। क्यों ये चेंजेज आए मोदी सरकार में, हमें बताइए। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। नमस्कार। आप देखते रहिए द इंटरव्यू टाइम्स।